आप सभी का स्वागत है बिंदास खबरें में। आज 10 जून 2020 की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 की सभी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले आप चाहते हैं कि ये खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। ये दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 15 दिनों में घर भेजे जाएं प्रवासी मजदूर, 24 घंटे में ट्रेन दे केंद्र सरकार। ये दोस्तों आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और आज से 15 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए। कोर्ट ने कहा कि ट्रेन की मांग के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त ट्रेनें दी जाएं। ये दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाए, उनका डेटा इकट्ठा किया जाए जो गाँव स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर हो। इसके साथ ही उनकी स्किल की मैपिंग भी की जाए जिससे कि रोजगार देने में मदद हो। अगर मजदूर वापस काम पर लौटना चाहते हैं तो राज्य सरकारें मदद करें। ये दोस्तों आपको बता दें कि आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पलायन के दौरान मजदूरों पर दर्ज किए गए लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमे वापस लिए जाएं। दोस्तों अगर आप अभी भी किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए और अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ राज्य का नाम लिखकर हमें कमेंट कीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि आपकी आवाज सरकार तक पहुँच सके और सरकार आपकी मदद जल्द से जल्द कर सके। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि जुलाई अगस्त में भी मिल सकता है मुफ्त अनाज। ये दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन में गरीबों को सरकार मुफ्त में अनाज दे रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3 माह के लिए सरकार ने ये घोषणा अप्रैल में ही कर दी थी। अब ये सूचना आ रही है कि योजना को अगले 2 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगले 1 सप्ताह में इसका आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। यह दोस्तों आपको बता दें कि 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन के बाद अप्रैल माह में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल, मई और जून माह के लिए सभी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो चावल या फिर गेहूं देने का ऐलान किया था। बाद में इसमें प्रति कार्ड 1 किलो चना भी जोड़ दिया गया। जून में 15 तारीख के तीसरे माह मुफ्त चावल व चना का वितरण होगा। इस बीच पूर्ति विभाग के सूत्रों का कहना है कि योजना को जुलाई और अगस्त माह तक बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जुलाई और अगस्त में भी कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज मिलेगा। सूत्रों का यह कहना है कि आदेश अगले 1 सप्ताह में जारी हो जाएगा। आदेश जारी होते ही अगले दोनों महीनों के लिए तैयारी शुरू हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि अप्रैल में मुफ्त अनाज मिलने के साथ ही योजना में पंजीकृत दिहाड़ी मजदूर और देश के विभिन्न हिस्सों से घर पहुंचे प्रवासी मजदूरों को भी शामिल किया गया है। लॉकडाउन में 20,000 से अधिक जो नए राशन कार्ड बने हैं उनमें ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर और प्रवासी मजदूर शामिल हैं। इन्हें भी जुलाई और अगस्त का अनाज मुफ्त में मिलेगा। दोस्तों अगर सरकार की तरफ से इस योजना को अगले 2 महीने के लिए और बढ़ाया जाता है तो राशन कार्ड धारकों और दिहाड़ी मजदूरों के साथ में प्रवासी मजदूरों के लिए भी राहत भरी खबर है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि एक्सपायर हो गया ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी की आरसी तो परेशान ना हो, आई आपके लिए काम की खबर। ये दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से खत्म हुए ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, गाड़ियों की परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की वैधता लॉकडाउन की वजह से दूसरी बार बढ़ाई गई है। इससे पहले केंद्र ने 30 जून तक वैलिडिटी को बढ़ाया था। अब दोबारा इसे 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया है। अब 30 सितंबर तक ये सभी डॉक्यूमेंट्स वैध रहेंगे। या दोस्तों आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे दस्तावेज को 30 सितंबर तक वैलिड माना जाए जिनकी मियाद 1 फरवरी को खत्म हो गई है। इस फैसले से देश भर में लाखों करोड़ों को बड़ी राहत मिलेगी। जानकारी के मुताबिक यह कदम उन नागरिकों की मदद के लिए उठाया गया है जो लॉकडाउन के चलते लाइसेंस या परमिट को रिन्यू नहीं करा पाए थे। ये दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र ने अपने आदेश में कहा है कि जिन दस्तावेजों की वैधता बढ़ाई गई है उनमें मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस प्रमाण पत्र, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या दूसरे जरूरी दस्तावेज शामिल हैं। तो दोस्तों अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास 30 सितंबर तक का अब समय है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महामारी से बढ़ी हुई मुश्किल से छात्रों को मिल सकती है कुछ राहत, सिलेबस कम करने पर हो रहा है विचार। ये दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के चलते पैदा हुए हालात को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों और कॉलेजों में एकेडमिक ईयर के पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस को घटाया जा सकता है। वहीं पढ़ाई के समय में भी कमी की जा सकती है। ये जानकारी मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान हालात और बड़ी संख्या में पेरेंट्स और टीचर्स की ओर से मिले सुझाव के बाद अगले एकेडमिक ईयर में सिलेबस और पढ़ाई के समय में कमी करने पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के चलते बने हालात को ध्यान में रखते हुए हाल
हाल ही में सीबीएसई ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बाकी बची हुई बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख 18 मई को घोषित कर दी गई है। ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच में आयोजित होगी। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पेटीएम पोस्टपेड से अभी कर सकते हैं 1 लाख रुपए तक की खरीदारी, बिल भरे अगले महीने। ये दोस्तों आपको बता दें कि मोबाइल वॉलेट पेटीएम ने अपने कस्टमर के लिए खास सुविधा शुरू की है। इसमें कस्टमर को एडवांस में शॉपिंग करने और बिल अगले महीने चुकाने की सुविधा दी गई है। कंपनी के मुताबिक पेटीएम पोस्टपेड नाम की इस सर्विस से किराना दुकानों और दूसरे इंटरनेट ऐप पर 1 लाख रुपए तक की शॉपिंग करके अगले महीने बिल पेमेंट कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको बता दें कि खबर के मुताबिक इस सुविधा का फायदा नजदीक के दुकानों से किराने के सामान, दूध और दूसरे जरूरी सामान खरीदने में किया जा सकता है। कस्टमर इन सामानों को हल्दीराम, अपोलो फार्मेसी, क्रोमा, शॉपर स्टॉप जैसे स्टोर से भी खरीद सकते हैं। पेटीएम पर उपलब्ध तमाम तरह के बिल पेमेंट्स के लिए भी इस सुविधा का फायदा लिया जा सकता है। ये दोस्तों आपको बता दें कि पेटीएम के प्रेसिडेंट अमित नायर ने कहा है कि पेटीएम पोस्टपेड के जरिए हर यूजर्स को क्रेडिट एक्सेस देना हमारा मकसद है। महामारी के इस दौर में हमारे लिए कस्टमर के साथ खड़ा होना और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाना बेहद जरूरी है। ये दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी का कहना है कि इस सर्विस से लॉकडाउन के दौरान यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि क्रेडिट लिमिट में बढ़ोतरी और उपयोग के विस्तार से मासिक घरेलू खर्च को पूरा करने के लिए ग्राहकों को अब कैश निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों इस आपदा की घड़ी में अगर कंपनी ऐसा ऑफर दे रही है तो ये राहत की खबर है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की महामारी रिपोर्ट आई नेगेटिव, तबियत में सुधार। ये दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की महामारी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केजरीवाल की तबियत रविवार से ही ठीक नहीं थी। उन्हें हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत थी। उनका महामारी जांच के लिए सैंपल लिया गया था। अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये दोस्तों आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार अब मुख्यमंत्री केजरीवाल का बुखार कम हो चुका है और उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। आपको बता दें कि केजरीवाल की तबियत रविवार दोपहर से ही खराब है। मुख्यमंत्री को हल्का बुखार और खांसी है। महामारी के लक्षण मानते हुए मुख्यमंत्री ने खुद को अपने आवास पर आइसोलेट कर लिया था। दोस्तों हम चाहेंगे कि केजरीवाल जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, क्योंकि दिल्ली के लोगों को केजरीवाल जी की जरूरत है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि केजरीवाल जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, तो उनके लिए आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि नोएडा में लोगों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में उपचार के अभाव में एक गर्भवती महिला के दम तोड़ने के मामले के बाद जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने लोगों की सुविधा के लिए मंगलवार को एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की। जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि महामारी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में जनपद में सरकारी और निजी अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में लापरवाही बरतने को लेकर जिला अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि अस्पतालों द्वारा किसी भी व्यक्ति का उपचार करने से मना करने या अन्य रूप से प्रताड़ित करने पर पीड़ित व्यक्ति शुरू की गई हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे में कभी भी फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत का तुरंत निपटारा किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जिला सूचना अधिकारी ने बताया कि ये हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे काम करेगा। इसका मुख्यालय ग्रेटर नोएडा स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में बनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये सुविधा अभी नोएडा के लिए दी गई है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये सुविधा पूरे देश के लिए लागू हो जाए। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 15,508 प्रवासियों में 1,179 ने दिखाई मनरेगा काम में रुचि। ये दोस्तों आपको बता दें कि जिले में अब तक बाहरी राज्यों से 15,508 प्रवासी आ चुके हैं। सीओडी ने प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के मकसद से जिला पंचायत और ग्राम विकास अधिकारियों के जरिए जिले के 8 विकास खंडों में सर्वे करवाया। अब तक करीबन 8,994 प्रवासियों का सर्वे किया जा चुका है। इनमें से 1,179 प्रवासी मनरेगा के तहत काम करने को तैयार हैं, जबकि 121 ने स्वरोजगार में दिलचस्पी दिखाई है। कहा कि अगर सीओडी के जरिए बैंक से लोन मिले तो वह किसी भी क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के चलते लॉकडाउन में बाहरी राज्यों से नैनीताल जिले में पिछले दिनों करीबन 15,508 प्रवासियों की आमद हुई। सीओडी विनीत कुमार ने बताया कि उन्होंने जिला पंचायत और ग्राम विकास अधिकारियों के जरिए जनपद के सभी विकास खंडों में सर्वे करवाया। दोस्तों आपको बता दें कि डीडीओ रमा गोस्वामी ने कहा कि जिन्होंने रोजगार में अभिरुचि जताई है उनसे आवेदन लेकर दोनों क्षेत्रों में रोजगार दिलाया जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि नेपाल के रक्षा मंत्री ने कहा कि बातचीत से सुलझाएंगे भारत से सीमा विवाद। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने कहा कि वह भारत के साथ सीमा विवाद को बातचीत के जरिए हल करेंगे।
आपको बता दें कि पोखरेल ने कहा कि हम भारत के साथ सीमा विवाद को वार्ता के जरिए सुलझाएंगे। हम लगातार इस बात को कह भी रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच विवाद की वजह भारत द्वारा तैयार की गई लिपुलेख धारचूला सड़क है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते दिनों उत्तराखंड में 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीन की सीमा से लगी रणनीतिक रूप से बेहद अहम 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था। पड़ोसी देश नेपाल ने सड़क के उद्घाटन पर आपत्ति जताई थी। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल ने इसे एक तरफा कार्रवाई बताते हुए कहा कि यह कदम सीमा से जुड़े मुद्दों के हल करने के लिए दोनों देशों के बीच हुई सहमति के खिलाफ है। वहीं नेपाल ने अपने नए नक्शे में लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, टीएमसी ने शाह को दिलाई संस्कारों की याद, तो अखिलेश ने रैली को बताया खर्चुअल। पश्चिम बंगाल जन संवाद रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य के संस्कार की याद दिलाई, तो तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने भी पलटवार किया। तृणमूल कांग्रेस ने अमित शाह को विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने की घटना याद दिलाई। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी शाह की रैली पर सवाल उठाए। ये दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा कि सुना है बिहार की तरह आज पश्चिम बंगाल में भी अरबों खर्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली एक खर्चुअल रैली या वर्चुअल रैली हो रही है। दावा ये है कि ये चुनावी रैलियां नहीं है, तो फिर बूथ स्तर तक इन्हें पहुंचाने के प्रयास क्यों? दरअसल भाजपा झूठ का विश्व रिकॉर्ड बना रही है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां महामारी पॉजिटिव, अस्पताल में हुए एडमिट। ये दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को महामारी पॉजिटिव पाया गया। दोनों को दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सिंधिया को गले में खराश और बुखार की शिकायत थी। इसके बाद उनका महामारी टेस्ट किया गया। बताया ये जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को 4 दिन पहले मैक्स साकेत में एडमिट कराया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया में महामारी के सिम्टम्स थे, लेकिन उनकी मां में कोई लक्षण नहीं थे। दोनों के जब टेस्ट करवाए गए तो वो पॉजिटिव आए। अब दोनों का इलाज चल रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, क्या है 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, जिसे प्रियंका गांधी ने बताया यूपी का व्यापम घोटाला। यह दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला पिछले 2 साल से अधर में लटका हुआ है, जिसके चलते हजारों अभ्यर्थियों के सरकारी नौकरी के सपनों पर ग्रहण लगा हुआ है। अभ्यर्थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और हर रोज एक मोड़ सामने आ रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को उत्तर प्रदेश का व्यापम घोटाला बता दिया? यह दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने ट्वीट करके लिखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश का व्यापम घोटाला है। इस मामले में गड़बड़ी के तथ्य सामान्य नहीं है। डायरियों में स्टूडेंट्स के नाम, पैसे का लेन देन, परीक्षा केंद्रों में बड़ी हेरफेर और इन गड़बड़ियों में रैकेट का शामिल होना, ये सब दर्शाता है कि इसके तार काफी जगहों पर जुड़े हैं। मेहनत करने वाले युवाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार अगर न्याय नहीं दे सकी तो इसका जवाब आंदोलन से दिया जाएगा। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 31 जुलाई तक होंगे 5.5 लाख केस, 80,000 बिस्तरों की होगी जरूरत। ये दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि 30 जून तक दिल्ली में महामारी के 1 लाख से ज्यादा केस होंगे। वहीं 31 जुलाई तक मरीजों की संख्या 5.5 लाख होगी और 80,000 बेड की जरूरत होगी। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में शामिल होने के बाद सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा केंद्र ही कर सकती है। सिसोदिया ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा बाहरी मरीजों को दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती न करने के फैसले को पलट करके एलजी ने समस्या बढ़ा दी है। दोस्तों आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने बताया कि 15 जून तक 44,000 मामले होंगे और 6,600 बेड की आवश्यकता होगी। वहीं 30 जून तक 1 लाख तक मामले पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड की आवश्यकता होगी, जबकि 15 जुलाई तक 2.25 लाख मामले होंगे और 33,000 बेड की जरूरत होगी। 31 जुलाई तक 5.5 लाख मामलों की उम्मीद है और 80,000 बेड की आवश्यकता होगी। आने वाला समय दिल्ली के लिए काफी चुनौती भरा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।